दोस्तों जैसे ही रिमरू ने बच्चों को जाकर आराम करने के लिए कहा, वैसे ही वहां पर सोया पहुंचता है और सोए बताता है कि मासायुकी द हीरो टेम्पस पहुंच गया है। और सोका जो सोए की पार्टनर है, उसने सारे स्लेव्स को अपनी कस्टडी में भी ले लिया है। फिर अगले पैनल में हम देखते हैं कि रिमरू खुद हीरो मासायुकी का अपने देश में स्वागत करता है। और दोस्तों उसे देखकर मासायुकी के दोस्त इतनी बदतमीजी से बात करने लगते हैं कि जैसे कि मासायुकी कोई बहुत बड़ी हस्ती हो। रिमरू की जगह अगर यहाँ डियाब्लो होता तो उनकी इन बदतमीजियों के लिए वो इनकी यही कब्रें खोद देता। दरअसल दोस्तों मासायुकी कोई बहुत ताकतवर कैरेक्टर नहीं है। अब तक जो कुछ भी उसके साथ हुआ है उसका जिम्मेदार उसकी यूनिक स्किल चोजन वन है। और पिछली जो वॉर हुई थी ऑर्थरस के अगेंस्ट, उसमें मासायुकी ने एक गॉब्लिन तक को भी नहीं मारा था। अब देखो मासायुकी की यूनिक स्किल के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बात करी थी, तो इस बार फिर से मैं सब कुछ समझाने नहीं बैठूंगा। बस यूँ समझ लो कि जैसा वन पीस में अब तक बगी के साथ हुआ है, वैसा ही कुछ यहाँ मासायुकी के साथ भी हो रहा है। और उसकी वजह है उसकी यूनिक स्किल। मासायुकी की इसी यूनिक स्किल के बारे में उसके दोस्त नहीं जानते हैं, तो उन्हें लगता है कि मासायुकी किसी को भी हरा सकता है, इंक्लूडिंग अ डीमन लॉर्ड। तो इसलिए वो लोग बड़े कॉन्फिडेंस के साथ डीमन लॉर्ड रिमरू की बेइज्जती करते हैं, ये कहकर कि रिमरू भी मासायुकी से डर रहा है। तो वही उसी वक्त वहां पर यूकी आ जाता है और उन बेवकूफ़ों को समझाने की कोशिश करता है कि रिमरू वाकई में इंसानों का साथ चाहता है और तुम लोगों का अब तक जिंदा रहना ही इसका सबसे बड़ा सबूत है। फिर दोस्तों ये सुनकर वो लोग ऑफेंड हो गए। हालांकि ऑफेंड होकर भी वो लोग कुछ नहीं उखाड़ पाए, लेकिन यूकी के समझाने पर भी उनके दिमाग में ये बात नहीं बैठी कि रिमरू यहाँ किसी भी तरह से किसी भी इंसान को अपना दुश्मन बनाने की कोशिश नहीं कर रहा है। अब क्योंकि वो लोग गिल्ड मास्टर यूकी की बातों को भी नजरअंदाज कर देते हैं, तो तब रिमरू सामने आता है और उन्हें एक सजेशन देता है। रिमरू कहता है कि फेस्टिवल के दौरान, मतलब जो कल से शुरू होना है, उसमें हमने एक कॉलेजियम में एक फाइटिंग टूर्नामेंट का आयोजन किया है। अगर मासायुकी उस टूर्नामेंट में जीत जाता है, यानी कि अगर वो चैंपियन बन जाता है, तो मैं मासायुकी के चैलेंज को स्वीकार करूंगा। और दोस्तों ये सुनकर मासायुकी के दोस्त बहुत खुश होते हैं, जबकि उसने तो रिमरू को कुछ चैलेंज भी नहीं किया है। अब क्योंकि मासायुकी की इज्जत का सवाल है, तो रिमरू की बात में हामी भरते हुए रिमरू का दिया हुआ ये ऑफर स्वीकार कर लेता है। जिसके बाद वो लोग अपने लिए कोई लॉजिंग ढूंढने निकल जाते हैं ताकि फेस्टिवल के लिए खुद को तैयार कर सके। दूसरी तरफ रिमरू को शक है कि ये बंदा इतना ताकतवर नहीं है जितनी इसकी कहानियां हैं। तो फिर वो यूकी को पूछता है कि क्या सच में वो फेस्टिवल का टूर्नामेंट जीत सकता है। यूकी कहता है उसने इंग्रासिया में कुछ टूर्नामेंट जीते तो है, बट मैंने कभी नहीं सुना कि वो कहीं किसी मॉन्स्टर से हारा हो। तुम क्या सचमुच में उससे लड़ने के बारे में सोच रहे हो? तब रिमरू कहता है क्या पता यार, जो होगा वो देख लेंगे। दोस्तों इस नए चैप्टर की शुरुआत होती है रिमरू की एक छोटी सी स्पीच से, जहां वो दूसरे देशों से आए लोगों का स्वागत करता है और डिक्लेयर करता है कि रिसेंटली उसे डीमन लॉर्ड में अपॉइंट किया गया है और वो इस फेस्टिवल के जरिए दुनिया को दिखाना चाहता है कि इस दुनिया में टेम्पस नाम की भी एक जगह, यानी कि एक पूरा का पूरा देश मौजूद है। समझ लो कि रिमरू ने अपने देश का एक नए सिरे से अनावरण किया है और यहाँ मौजूद सभी लोगों की बेहतर सेहत और बेहतर भविष्य की कामना करते हुए रिमरू फेस्टिवल से एक रात पहले मेहमानों के लिए रखी गई इस पार्टी की शुरुआत करने का इशारा करता है। और हम बैकग्राउंड में मोमीजी, किंग एजल, किंग योम और ब्लूमन के राजा और रानी को भी देख सकते हैं, जहाँ एक तरफ हाकुरो हमारे मेहमानों के लिए स्पेशल डिश बनाने में बिजी हैं, तो वहीं दूसरी ओर मेहमानों का आना लगातार चालू ही है। और इसी बीच हिनाटा और यूकी आपस में किसी फालतू के टॉपिक को लेकर एक दूसरे को ताने मारने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे देखकर रिमरू होप करता है कि यूकी यहाँ पर या इस फेस्टिवल के दौरान कभी भी कोई ऐसा काम ना कर दे जिसकी वजह से वो टेम्पस या रिमरू का ऑफिशियल दुश्मन बन जाए। मगर रफाल का कहना है कि हिनाटा साकागुची के रवैये को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे वो यूकी पर लगातार नजर बनाए हुए है, जिससे दोस्तों एटलीस्ट हमें ये तो पता चलता है कि किसी को भी गिल्ड मास्टर यूकी कागुरा पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। फिर थोड़ी देर के बाद कोई आकर ये खबर देता है रिमरू को कि थालियन की रानी एल्मीजिया, जिसे ज्यादातर लोग हेवनली एम्परर के नाम से भी जानते हैं, वो अपने पूरे एंतराज के साथ टेम्पस पहुंच गई है और वो हॉल की ओर जहाँ पर यह पार्टी रखी गई है वहां आने के लिए भी निकल चुकी है। रिमरू मन में सोच रहा था, ठीक है इतना भी क्या शोर शराबा करना, यहाँ पर दूसरे देशों के भी राजा रानी आए हुए हैं, तो ऐसी कौन सी बड़ी बात हो गई कि उनके आने की जानकारी उस बंदे ने सबके सामने चिल्ला कर दी। तब पीछे से किंग एजल वहां आते हैं, मानो जैसे उन्होंने रिमरू की सोच को ही पढ़ लिया हो। वो रिमरू को अज्ञानी कहकर संबोधित करते हैं और कहते हैं कि लेडी एल्मीजिया का यहाँ आना कोई छोटी बात नहीं है। वो अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि थालियन भी डोरगोन जितना ही बड़ा और महान देश है, मगर थालियन का इतिहास हमसे भी ज्यादा पुराना है, यानी थालियन को अस्तित्व में आए लगभग 2000 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं और उस देश का निर्माण इसी एल्मीजिया नामक एल्फ ने किया है।
और कई लोगों की तो ऐसी भी कहानियां रही हैं कि अगर तुम अपनी पूरी जिंदगी भी एल्मिसिया से मिलने की कोशिश करो तब भी वो तुम्हें अपने दर्शन नहीं देती हैं। किंग गाइजल का मानना है कि रिमरू को लेडी एल्मिसिया को कम समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। वो कहते हैं कि तुमने उस जैसी चालाक लोमड़ी कभी नहीं देखी होगी। और दोस्तों, लेडी एल्मिसिया के आने के साथ ही रफाएल के कान खड़े हो गए। रफाएल ने स्पिरिचुअल इंटरफेरेंस डिटेक्ट किया है जिसे रफाएल ने ब्लॉक कर दिया है। रिमरू को लगता है कि एल्मिसिया ने उससे पहले ही दुश्मन मान लिया है, बट रफाएल का कहना है कि ये शायद लेडी एल्मिसिया ने जानबूझकर नहीं किया है। रफाएल कहती है कि ये हीरोइक ऑरा की साइड इफेक्ट है। अब दोस्तों, इस बात को लेकर मैं भी कंफ्यूज हूँ, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है कि हीरोइक ऑरा लेडी एल्मिसिया की स्किल नहीं है, ये मासायुकी की स्किल है। बट यहाँ पर ये क्लियर नहीं है कि मासायुकी भी उस पार्टी में मौजूद है या नहीं। फिर दोस्तों, एल्मिसिया के वहाँ आते रिमरू उनका स्वागत करता है, इस उम्मीद के साथ कि उसे वहाँ परोसा गया खाना पसंद आएगा और उनकी शाम भी बेहतरीन होगी, जिसके जवाब में वो भी होप करती हैं कि इस फेस्टिवल में उन्हें उतना ही मजा आएगा जितना वो पहले से ही सोच कर आई हैं। पर फिर अचानक से वो रिमरू की ओर करीब आती हैं और उसके कान में कुछ कहती हैं। वो कहती हैं कि मैं चाहती हूँ कि तुम फेस्टिवल के दौरान या फेस्टिवल के ख़त्म हो जाने के बाद जब भी उसे मौका मिले वो उनके लिए टाइम निकाले। कुछ बातें हैं जो वो रिमरू के साथ डिस्कस करना चाहती हैं, और वो भी एक चिल एनवायरनमेंट में। बस इतना बोलकर वो रिमरू को आंख मार कर वहाँ से चली गई। और एल्मिसिया के गार्ड्स के साथ वहाँ आर्च ड्यूक एरल्ड भी था, जिसे रिमरू ने ऐसे इग्नोर किया जैसे तुम लोग वीडियोस देखने के बाद नीचे पड़े सब्सक्राइब बटन को इग्नोर कर देते हो। रिमरू को लगता है कि वो थोड़ा अजीब तरह से बिहेव कर रहा था, मतलब ऐसे बिहेव नहीं कर रहा था जैसे आर्च ड्यूक एरल्ड उसके सामने अब तक करते आए हैं। उसके बाद एंट्री होती है डीमन लॉर्ड मिलिम, प्रे और कैरियन की, और इन्हें कंपनी देने के लिए तीनों बिस्किटियर्स और फादर मिड्रे भी आए, जिनका रिमरू खुले दिल से स्वागत करता है। वैसे तो पूरे चैप्टर में इनका इंटरेक्शन ही सबसे बेस्ट और फनी था, बट हम उसे स्किप करेंगे। तुम लोग चाहो तो यहाँ पॉज करके पढ़ सकते हो। मिलिम फादर मिड्रे को यहाँ इसलिए लाई है ताकि वो उन्हें दिखा सके कि असली खाना किसे कहते हैं। सिंस ड्रैगन न्यूट्स रॉ खाना खाना ज्यादा पसंद करते हैं, एंड फॉर सम रीजन मिलिम को भी वही खाना खाना पड़ता है। और दोस्तों, इस चैप्टर के करीब 5 या 6 पेजेस लग गए फादर मिड्रे को कन्विंस करने के लिए ताकि वो उनके सामने परोसा गया खाना खा सकें। दोस्तों, ये पार्टी वैसे तो 3 घंटे तक ही चलनी थी, बट लोगों को इसमें इतना मजा आने लगा कि इस पार्टी को रिमरू ने 2 घंटे और एक्सटेंड कर दिया। फिर दोस्तों, अगले चैप्टर में हम देखते हैं कि पार्टी खत्म हो जाने के बाद रिमरू ने एक छोटी सी मीटिंग बुलवाई है, जहां हम बेनीमारू, सोए, हाकुरो, शियोन, डियाब्लो और गेल्ड को देख सकते हैं। वैसे तो गोप्टा भी मौजूद है, बट वो पीछे वहां सो रहा है। दरअसल दोस्तों, रिमरू ने ये छोटी सी मीटिंग इसलिए बुलवाई है क्योंकि रिमरू चाहता है कि फेस्टिवल के दौरान कॉलेजियम में जो फाइटिंग टूर्नामेंट होगा उसमें उसके टॉप ऑफिसर्स में से ही कोई टूर्नामेंट में हिस्सा ले, क्योंकि रिमरू जानना चाहता है कि जिस मासायुकी द हीरो की दुनिया में जितने चर्चे हैं वो उतना पावरफुल है भी या नहीं, या फिर वो वही बड़ी बड़ी डींगे मार रहा है। तो रिमरू चाहता है कि उसके टॉप ऑफिसर्स में से कोई उस फाइटिंग टूर्नामेंट में हिस्सा ले और मासायुकी से फाइट करके उसकी ताकत को जज करे। मगर इसमें भी रिमरू, बेनीमारू, सोहे, शियोन और डियाब्लो को हिस्सा लेने के लिए मना कर देता है। अब क्योंकि दोस्तों सोहे वैसे भी टेम्पस के लिए एक सेंसरी यूनिट चलाता है, तो वो वैसे भी इस टूर्नामेंट को ज्वाइन नहीं कर सकता। बट रिमरू ने बेनीमारू, शियोन और डियाब्लो को इसलिए इस टूर्नामेंट में शामिल होने से रोका है क्योंकि रिमरू चाहता है कि ये लोग अब से टेम्पस के लिए फॉरेन अफेयर संभालें, जो कुल मिलाकर 4 लोगों का एक जूथ होगा। अब 3 तो ये हो गए, बट चौथा वो होगा जो कॉलेजियम के टूर्नामेंट को जीतेगा, और इस जूथ का रिमरू ने नाम रखा है द बिग 4। वैसे दोस्तों, ये नाम सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे रिमरू उन्हें बेवकूफ़ बना रहा है, क्योंकि रिमरू जानता है कि शियोन, बेनीमारू, सोहे और डियाब्लो टेम्पस में रिमरू के बाद सबसे ताकतवर ऑफिसर्स हैं। तो हो सकता है कि रिमरू नहीं चाहता कि इन चारों में से कोई उस कंपटीशन में हिस्सा ले, और मुझे लगता है कि रिमरू यहाँ बिग 4 का नाम लेकर वो उन्हें यहाँ मनाने की कोशिश कर रहा है। फिर दोस्तों, दूसरे दिन सुबह फेस्टिवल की शुरुआत होती है रिमरू की एक इनॉग्रल स्पीच से, जहां वो एक डिमन लॉर्ड और इस देश का रूलर होने के नाते नकली सी मूछ लगाकर वो दुनिया को अपना एक पैगाम देता है। रिमरू सबको अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है कि मुझे खुशी है कि आप लोगों ने इस फेस्टिवल में आने का मेरा ये न्योता स्वीकार किया है। मैं जानता हूँ कि आप लोगों को मेरी यानी कि एक डिमन लॉर्ड की बातों पर भरोसा नहीं होगा, मगर मेरा यकीन मानिए, मेरी इंसानों से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है और ना ही मेरा उन्हें नुकसान पहुँचाने का कोई इरादा है, बल्कि मेरी तो हमेशा ये मान्यता रही है कि मॉन्स्टर और इंसान एक दूसरे के साथ घुल मिलकर हमेशा रह सकते हैं, और मेरी तो हमेशा ये कोशिश भी यही रही है। बट अगर मैंने सुना कि यहाँ कोई मॉन्स्टर्स को इक्वली ट्रीट नहीं कर रहा है, या तुम में से कोई भी मॉन्स्टर्स को मिटाने के इरादे से आया है, तो वो ये बात याद रखे कि किसी भी हाल में उस इंसान या उस व्यक्ति के साथ हम नरमी से पेश बिल्कुल भी नहीं आएंगे। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं यहाँ आपको किसी भी तरह की कोई चॉइसेस दे रहा हूँ। हालांकि मुझे खुशी होगी कि आप लोग खुद एक्सपीरियंस करें कि मॉन्स्टर नेशन कैसा है, या हम लोगों के साथ किस तरह का बर्ताव करते हैं।
और यहाँ रहते अगर आपको हमारे राज्य में थोड़ी सी भी दिलचस्पी जाग जाती है और आप अगर यहाँ आकर रहने का निर्णय लेते हैं तो याद रखिए हम आपका खुले दिल से स्वागत करेंगे, क्योंकि हमें हर वक्त नए लोगों की जरूरत होती ही है और ऐसा बहुत कुछ है जो मैं करना चाहता हूँ। और इसी के साथ मैं यहाँ उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इस फेस्टिवल में बहुत मजा आएगा। फिर दोस्तों रिमरू फेस्टिवल को शुरू करने की आधिकारिक घोषणा करता है। अब रिमरू की स्पीच को सुनने के बाद वहाँ आए बच्चे भी हैरान और खुश थे, क्योंकि ऑब्वियसली वो लोग नहीं जानते थे कि वो किसी देश का राजा है। अब दोस्तों रिमरू बच्चों की कितनी फिक्र करता है उस बात का अंदाजा मुझे तब लग गया जब वो बच्चों के लिए अपने सारे जो भी इंडोमबस के साथ उसके प्रोग्राम से उसे स्किप करने के बारे में सोच रहा था, क्योंकि रिमरू को ऑब्वियसली फिक्र हो रही है कि बच्चे फेस्टिवल के दौरान इतने सारे लोगों के बीच कहीं गुम ना हो जाए। वैसे तो शहर की निगरानी करने के लिए सोए मौजूद है, मगर किसी भी पेरेंट को अपने बच्चों की फिक्र होती ही है। तो इतने में हिनाटा वहाँ आ गई और रिमरू ने मौका देखकर हिनाटा से पूछ भी लिया बच्चों को संभालने के लिए, और सरप्राइजिंगली दोस्तों हिनाटा हाँ भी कर देती है। और जब हिनाटा ने बच्चों से पूछा तो बच्चे भी मना नहीं करते। तो तब हिनाटा भी रिमरू को इतना बोलकर बच्चों के साथ चली गई कि वो बच्चों को संभाल लेगी और तुम यानी कि रिमरू लेडी लुमिनस को संभालेगा, जो सुनकर शायद रिमरू इमीडिएटली रिग्रेट करने लगता है। जिसके बाद दोस्तों रिमरू जाता है कॉन्सर्ट हॉल, जहाँ पर मेहमानों के लिए संगीत का कोई कार्यक्रम रखा गया है और इस कार्यक्रम में शूना और शियोन ने भी पार्टिसिपेट किया है। और दोस्तों म्यूजिक और ट्यून भी रफाल की मदद से रिमरू ने ही प्रोवाइड किया है। और ये ऐसा वैसा कोई संगीत का कार्यक्रम नहीं है, जो ट्यून्स रिमरू ने प्रोवाइड किए हैं वो सारे के सारे उसके पसंदीदा एनिमे के थीम सॉन्ग्स हैं, जिसे सुनकर रिमरू को हमेशा खुशी मिलती थी। और वहाँ कौन कौन मौजूद है हम देख ही सकते हैं। और एक बार फिर दोस्तों ऐसा लग रहा है जैसे लेडी लुमिनस फिर वही नाटक कर रही है जो वो अब तक करती आई है, यानी अपनी पहचान छुपाना। फिर दोस्तों सारे मेहमान जो वहाँ संगीत सुनने आए थे वो वहाँ से फंक्शन खत्म हो जाने के बाद जाते हैं किसी तरह के एग्जीबिशन में, जिसे वेस्टा और गाबी रूल लीड करते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना, नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक कर देना चलेगा। मैं मिलूंगा अब आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा। I play Ruby cause she hoeing, Mr. Brownie, birds I'm flowing, he could drain my money growing, give me brain war, total soaking, squad, my boys in the ocean, give me pussy and rub it with lotion, we evolved and it caused a commotion, hit the plug with them hyper potions. Some hyper potion, yeah, Johnny, Grove, I'll hit you with a leaf.